जी बायोएनर्जेटिक्स और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जहां पर हम कनेक्शन बनाएंगे बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। आई मीन जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगाया जाता है डेल्टा जी के साथ, मतलब चेंज इन द फ्री एनर्जी, उसका रिलेशनशिप क्या है बायोलॉजिकल रिएक्शंस के साथ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं कि दो मैंने ऑर्गेनेल्स बनाए हैं। एक जो माइटोकॉन्ड्रिया आपके सामने नजर आ रहा है। मेरा माउस मूव करता आपको नजर आता है बेटे? कैन यू सी दैट माउस? यस मैम। ओके गुड। यस मैम। जी, आपके सामने दो यहाँ पर आप देखिए कि ऑर्गेनल्स बनाए गए हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मेन सोर्स है एनर्जी की इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, जबकि इन केस ऑफ द प्लांट्स वी हैव क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये जो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है ये इन्वॉल्व होता है एनर्जी की प्रोडक्शन के अंदर। ये एनर्जी की हमारे पास प्रोडक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफर ऑफ द प्रोटॉन्स, राइट। इनके बीच में जो कनेक्शन है, दिस इज व्हाट जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी के लिए मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हमारे पास जब हम एनर्जी की डिस्कशन करेंगे तो वहां पर मैं एटीपी मॉलिक्यूल की बात करूंगी। एटीपी मॉलिक्यूल की जब बात करेंगे तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर ये एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी करेंसी क्यों है हमारे सेल्स की, इसके बारे में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर आप देखिए कि वी हैव ए फॉस्फेट मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेंट्रल फॉस्फोरस है, हमारे पास फॉस्फेट है और साथ में इसकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अटैच्ड हैं, और साथ में एक पॉजिटिव डेल्टा जी नॉट का चेंज यहाँ पर दिखाया गया है। जी स्टैंड्स फॉर चेंज इन फ्री एनर्जी। जब इसके ऊपर नॉट लग जाए दिस इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, राइट। ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है जो कि पॉजिटिव है। अब मैंने आप लोगों को जब चेंज इन फ्री एनर्जी के बारे में बताया था बेटे, मैं आज चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा मुझे फीडबैक दें। जब मैंने आप लोगों को चेंज इन एनर्जी के बारे में बताया था तो वहां पर मैंने आपको कुछ वैल्यूज बताई थी कि इफ इट इज लेस देन जीरो तो उसकी क्या वैल्यू होगी। चेंज इन एनर्जी इज गोइंग टू बी नेगेटिव, इट इज मोर देन जीरो इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव, और अगर इट्स इक्वल टू जीरो तो देन हमारे पास चेंज इन एनर्जी की क्या वैल्यू होगी। गिफ्ट फ्री एनर्जी को बताने का सारा मकसद यही था कि यहाँ पर चेंज इन द फ्री एनर्जी विच इज अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया गया है, जहां पर हमारे पास जो कांस्टेंट थे, गैस और टेम्परेचर का जो कांस्टेंट था उसको हमने कांस्टेंट वैल्यू दी थी कि दैट इज नॉट चेंजिंग। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं ये वैल्यूज थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड हैं। इवन कि जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जब हम टीसीए साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर जितनी भी हमारे पास जो वैल्यूज दी गई होंगी, नंबर दी गई होंगी, दीज आर ऑल द वंस दैट आर कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली, राइट, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। जिस वजह से वी कैन नॉट से कि एग्जैक्टली हमारे पास जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वन दैट इज कैलकुलेटेड, राइट। एनीवे यहाँ पर मैंने प्लस और नेगेटिव साइन का मतलब ये बताया है कि विच रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक एंड विच रिएक्शन इज एंडर्गोनिक। कौन सा रिएक्शन है जो कि एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और कौन सा रिएक्शन है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए वी हैव दिस फॉस्फेट ग्रुप विच इज बीइंग अटैच्ड। ये यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल की जनरेशन के बारे में बताया जा रहा है। यू सी देयर इज अ फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड विच इज बीइंग फॉर्म्ड। ये हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसके थ्रू हमारे पास एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के जो बेसिक कंपोनेंट है, यू सी हियर इट हैज ए एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। यू सी दिस एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हियर। लेट मी टर्न ऑन माय पॉइंटर। जी, we have this adenine nucleotide here, यहाँ पर एक adenine nucleotide है। then we have this ribose sugar जो कि हमने अगर न्यूक्लियोटाइड का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो उनके अंदर भी यही होता है कि we have a nitrogenous base। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर we have 4 different type of nucleotide, adenine, guanine, cytosine, thymine, ठीक है, यूरोसिल। इन तमाम के अंदर भी क्या होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर we have a ribose sugar, और इस ribose sugar के साथ, और वो कौन सी ribose sugar होती है, डी होती है या एल होती है? तमाम बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जितने भी शुगर्स हैं दे आर डी मॉलिक्यूल, ओके। तो ये हमारे पास जो राइबोस शुगर है, दिस राइबोस शुगर इज कनेक्टेड विद द एडेनिन मॉलिक्यूल, और एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के साथ इट हैज दीस 3 फॉस्फेट। वी हैव ट्राइफॉस्फेट, सो वी हैव 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो इसके साथ अटैच्ड हैं। ईच ऑफ दिस बॉन्ड, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है दैट इज ए कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं।
और ये इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच आर बाउंड विद इट। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि एक हमारे पास ये फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है, then we have an oxygen molecule. There is a huge electronegativity difference between them, as a result of which this forms a complete covalent bond इसके अंदर बनता है, which is a high energy bond. This is a high energy bond. ये ATP के अंदर जो सारी एनर्जी होती है, this is because of the formation of this high energy bond. जब इसकी फॉर्मेशन होती है during the process of glycolysis या TCA cycle या oxidative phosphorylation या even in the process of photosynthesis जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, इन तमाम के अंदर दिस हाई एनर्जी बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। अब क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई जाती है फॉर्मेशन के अंदर, जब इसको ब्रेक किया जाता है, व्हेन वी आर रिमूविंग वन फॉस्फेट ग्रुप, एक पूरा फॉस्फेट ग्रुप रिमूव किया जाता है फ्रॉम दिस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज फ्री एनर्जी चेंज। और ये लार्ज फ्री एनर्जी चेंज विच इज नेगेटिव इन नेचर, और नेगेटिव क्यों है, दिस इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे ये बूम का साइन बनाया है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ ये हमारा जो पूरा ये जो फॉस्फेट का ग्रुप है, ये एंटायर ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है टू दी सबस्ट्रेट। ये हमारे पास जो आर है, दिस इज दी सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा पूरा ग्रुप सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसके साथ बाइंड कर जाता है। रिजल्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड प्रोड्यूस होता है, और वो एनर्जी जो कि इस्तेमाल हुई थी इस फॉस्फेट बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर, दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। और ये हमारे पास नेगेटिव फ्री एनर्जी का चेंज यहाँ पर डेल्टा जी यहाँ पर शो किया गया है। अब ये एनर्जी हमारे पास इस्तेमाल होती है बाकी तमाम सेलुलर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिसके अंदर बायोसिंथेसिस के प्रोसेस हैं, या इवन मेटाबॉलिज्म में कहूंगी, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों के जो प्रोसेस हैं वो इसके अंदर इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। एंड देन दैट इज व्हाई ये एटीपी मॉलिक्यूल इट इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, बट दिस कैन अगेन बी कंडेंस्ड विद ए हाई एनर्जी फॉस्फेट group to produce this ATP molecule, right? तो ये हमारे पास reaction, this part of the reaction requires energy and this part of the reaction is producing energy, जो कि तमाम biological processes को drive करने के लिए इस्तेमाल होती है। Okay, then in the okay, इसमें कुछ animation है। ये जो हमारे पास, जी बेटे, do you want to say something? मैम जो पहली वाली स्लाइड थी वो एक बार दिखा दें, मैं दोबारा दिखा दूं? ओके जी मैम। जी मैम इसमें जो एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, मतलब सिंथेसाइज हो रहा है ना मैम एटीपी, उससे पहले वाला स्टेप समझा दें मैम। फॉस्फेट ग्रुप के बाद का जो ब्रेकडाउन फॉस्फेट, हो जी गया। ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास जो ये पूरा ये जो ग्रुप है ना पूरा फॉस्फेट का, PO4 का जो ग्रुप है, इसके साथ हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन भी हम इसके अंदर लिखते हैं। अगर आप इसके ऊपर सिर्फ PO4 लिखोगे ना तो दिस इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ये जो हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप है, आप ये देख रहे हैं, ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर यू सी ऑक्सीजन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सी है ये फॉस्फेट के चारों तरफ मौजूद है। और यहाँ पर जो हमारे पास जो बॉन्ड बना है दैट इज ए हाई एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, इसको हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है, ये बॉन्ड जब ट्रांसफर होता है, ये देखें ये पूरा एंटायर ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप है, इसके अंदर कोई एक एलिमेंट नहीं है जो कि ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, ये पूरा एंटायर ग्रुप है जो कि ट्रांसफर होता है टू द एटीपी मॉलिक्यूल एंड देन टू द सबस्ट्रेट। इस ये एनर्जी कैसे हाई बना है मैम? एनर्जी, जी ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो हमारे साथ उसके बाद ऐड हुआ है ना मैम, वो कैसे बना कह रहा हूँ, जो फॉस्फेट ऊपर। हाँ मैम, यहाँ पे आपने जहाँ पे आइकन रखी है यहाँ पे ये वाला बेटा, ऊपर मैम। दैट्स इसकी जी एग्जैक्ट इसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं मैम, इसके बाद सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ जो ये ऊपर। वाला यस स्टेप जो मैम, मैं, ये वाला। ये बेटे कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसके अंदर वी हैड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये देखिए, ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर देयर इज ए कंडेंसेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे विल गेट रिमूव्ड इन द यस। फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर दिस बॉन्ड इज गोइंग टू एसोसिएट विद दिस वन। ठीक है, अच्छा ये मैम। डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, कंडेंस हो रहा है हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप विद द एटीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, और डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो रही है, वाटर यहाँ पे रिमूव हो रहा है, रिजल्ट के अंदर वी आर फॉर्मिंग दिस कोवलेंट बॉन्ड और एटीपी मॉलिक्यूल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ओके
ओके सो लेकिन ये जो मेन फॉस्फेट ग्रुप की फॉर्मेशन है ना, ये भी हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर। कुछ पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये हमारे पास इनिशियली ये फॉस्फेट जो सा ये कैसे बनता है, और ये तमाम जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो से है ना, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन बायोकेमिस्ट्री पार्ट 2। यहाँ पर आपने सिर्फ क्या पढ़ना है कि एटीपी के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड क्यों है, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड नेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ कैसे रिलेटेड है, और जब हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है या फिर हमारे पास कोई भी सेलुलर प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी जब ब्रेक होता है, तो एंटायर जो फॉस्फेट का ग्रुप है ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू द सबस्ट्रेट। ये देखिए हमारे पास सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर ये ट्रांसफर हो गया, एंटायर ग्रुप, पूरा ग्रुप ट्रांसफर हो गया। ठीक है, सिर्फ एक पी या एक ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, राइट, विच इज रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, आगे चले हम। राइट, सो इन तमाम ये जो हमारे पास फॉस्फेट का बॉन्ड था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पूरा जो ग्रुप ट्रांसफर था एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था हमारे सिस्टम को, इसके अलावा वी आल्सो हैव अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू द बायोलॉजिकल सिस्टम। इन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, दे आर ऑल इन हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म। मैंने यहाँ पर ये ब्रेड के साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह और ये तमाम फूड प्रोडक्ट्स लगाए हैं, दे आर ऑल इन ए हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म। ये रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव प्रोटॉन्स इन देम, और वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमने यूटिलाइज करने हैं या फिर वो इस्तेमाल होते हैं थ्रू प्रोड्यूसिंग ए इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट या फिर पीएच ग्रेडियंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एटीपी टू द मॉलिक्यूल। ये जो हमारे पास फॉस्फेट का ग्रुप पूरा ट्रांसफर हुआ था, इसके लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, जो प्लस डेल्टा जी नॉट मैंने लिखा था, जो एनर्जी हमें चाहिए, ये तमाम एनर्जी हमें उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के थ्रू मिलती है जो कि फूड से आते हैं। और जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, दीज ऑल फूड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन ए हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब दे हैव ए हाई और रिच कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड देम। इस चीज को समझने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस को समझें। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटे? ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का गेन होना, रिडक्शन इज ऑपोजिट टू दैट विच मीन लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं जर्नल टर्म के अंदर करूं, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जा रहा है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये एनिमेशन यहाँ पे चलेगी आई गेस, नहीं चल रही। ओके, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं, ये तमाम फूड प्रोडक्ट्स जो आप लोग देख सकते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ए हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब उनके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, साथ में दे हैव हाई कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोटॉन्स, और दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे आर टेकन अवे, मतलब ये फूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइज होते हैं, बिकॉज दे आर रिच इन दिस, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, इनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को लिया जाता है, और दैट इज व्हाई दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है या प्रोटॉन की मूवमेंट है थ्रू ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, यहाँ पर तो इन्होंने क्लोरोप्लास्ट दिखाया है, which are taking place inside the cell with the help of light or without light, they are responsible for the production of a ATP molecule। ATP molecule के साथ आप देखें यहाँ पर NADPH molecule या NADP molecule या FMN molecule, इन तमाम molecules का भी नाम दिखाया गया, आपको नजर आएंगे तमाम रिएक्शंस के अंदर। ATP हमारे पास वो molecule है जो इस हाई एनर्जी फॉस्फेट का जो एंटायर ग्रुप है उसको कैरी करता है, जबकि यहाँ पर NADP मॉलिक्यूल, NADPH मॉलिक्यूल या फिर FAFMN मॉलिक्यूल है या FAD मॉलिक्यूल, जिनके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी, दे आर ऑल द ट्रांसड्यूसर्स, या फिर ये वो कैरियर्स हैं जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को जो हम फूड मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन करने के बाद गेन करते हैं, या जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको कैरी करने का या उनको ट्रांसपोर्ट करने का एक मीडियम है। ओके, राइट,
then we have this यहाँ पर okay, this is going to okay, यहाँ पर this diagram is actually showing the path of electrons which are flowing in the process of metabolism. और यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट की आपको एग्जांपल दिखाई गई है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर कि जब सनलाइट जो है वो ये प्लांट्स के ऊपर आती है तो सनलाइट के थ्रू क्या होता है, वी हैव टू टाइप रिएक्शंस. एक हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है जो कि लाइट डिपेंडेंट होते हैं, और एक हमारे पास फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है कि जो लाइट इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये PS2 जो लिखा हुआ, दिस इज फोटो सिस्टम 2 एंड PS1 इज फोटो सिस्टम 1. ठीक है, ये हमारे पास वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट के अंदर वी रिक्वायर लाइट एनर्जी. ठीक है, दिस इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, हमारे सेल्स के अंदर हो रही है, मतलब उन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो ये जो हमारे पास ये दोनों सिमिलर हैं. ठीक है, अब आप यहाँ पे सिर्फ ये देखिए कि आप इसको सिर्फ इमेजिन कर लीजिए कि अगर आप लाइट को इसमें से निकाल देंगे तो दिस इज सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और अगर आप इसके अंदर लाइट को ऐड कर देंगे तो ये दिस इज द फोटोकेमिकल सिस्टम 1 एंड 2 जो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है, विच इज डिपेंडेंट ऑन द लाइट. ठीक है, आप इधर लाइट को बेशक कंसिडर कीजिए या ना कीजिए, सिर्फ आप इसके अंदर मेन चीज ये देखें कि यहाँ पर वी हैव दिस सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग फ्रॉम वन कैरियर टू द अदर कैरियर, और इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के दौरान यू कैन सी दैट द प्रोटॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अदर डायरेक्शन. ठीक है, और यहाँ पर देखिए बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर जो प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज चेंजिंग. प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन को हम किस टर्म के अंदर एक्सप्लेन करते हैं? concentration of proton is explained in terms of pH, right? pH की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं ना हम लोग. pH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो यहाँ पर देखिए, इफ वी हैव मोर प्रोटॉन हियर वी विल हैव ए लो pH, ऐसे ही होगा. ठीक है, एंड इफ वी हैव ए लेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स हियर, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक है, दो है, और इनफैक्ट ये वाले तो अंदर मूव कर रहे हैं, वी हैव प्रोटॉन्स हियर. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कपल्ड होती है विद द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वी आर एबल टू डेवलप ए pH gradient. We are able to develop a pH gradient, and that pH gradient is actually responsible for the production of energy. Energy की जो production होती है वो होती है because of the movement of the electron and development of the pH gradient across the membrane. अब यहाँ पर ये thylakoid की membrane हो सकती है in case of the plant, but this can also be the inner mitochondrial membrane in case of all the other cells, जितने भी हम आपस नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं और उसके अंदर हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं. अब इसमें movement of electrons and the development of protons, this can be explained. अगर आप लोगों ने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी हो, थोड़ी सी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स के बारे में पढ़ा होगा. आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स के बारे में बताऊंगी, और साथ में आपको मैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स के बारे में बताऊंगी. इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटे? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? मैम फ्लो इलेक्ट्रॉन्स होता है मैम. इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट होती है दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मैम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. नहीं बेटे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता. देखें, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक बैटरी है जो काम कर रही है, एक बैटरी है जो कि काम कर रही है, बैटरी है जो काम नहीं कर रही. अब आप बताइए इनके बीच में डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस. जो इलेक्ट्रॉन का बेटे, जब मैंने आप लोगों को बायोएनर्जेटिक्स के बारे में बताया था तो मैंने आप लोगों को बायोएनर्जेटिक्स की अंदर कुछ चीजें बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में बताया था. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि एक हिल है और उससे जो सा आप दौड़ते हुए नीचे आ रहे हैं. ठीक है, आप उससे दौड़ते हुए नीचे आ रहे हैं, हिल से नीचे आ रहे हैं. ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और किस चीज की वजह से आ रहे थे आप? ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से आ रहे थे. ऐसे ही था ना, ग्रेविटेशनल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पुल जो था
उसकी वजह से वी वर मूविंग डाउन, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी जो बैटरी होती है इसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक उसके अंदर नेगेटिव टर्मिनल होता है, यू नो दैट, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे ही है जैसे कि दिस हिल, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू टर्मिनल्स, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन लो है। दिस डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन causes a force, इसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होती है जो कि पुश करती है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो मूव करें from this direction to this direction. This difference is called potential difference, right? Electrons की concentration related जो difference होता है that is called potential difference. और इस potential difference इस force जो सी होती है concentration of ये force जिसके through ये electron move करते हैं from one terminal to the other terminal through this circuit. This is called electron motive force. ऐसा ही है ना, वो फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वी हैव एनीथिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मोटर है, ये इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दिस स्टार्ट्स वर्किंग। ओके, समझ रहे हैं इस चीज को? कैन यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल? जी क्लास, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारे पास जो सर्किट यहाँ पे बना है, ये जो फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से के लिए, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। इसी तरह व्हेन वी लुक एट द बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਬੋਲਾ ਪਿਆ। जी बेटे, क्लास के दौरान इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो एनीवे, जिस तरह ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वी आर एबल टू सी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस सर्किट, जिसकी वजह से कोई भी वर्क हो रहा है, इसी तरह का हमारे पास प्रोटॉन्स का एक डिफरेंस क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। एंड दिस डिफरेंस इन द concentration of protons outside and inside the membrane which is carrying these electron carrier, we are able to develop a difference in the concentration of proton. Proton की concentration की वजह से we have a difference in the pH. We have high pH here और we have a high pH here, ठीक है। या तो हमारे पास इसके अंदर pH यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा या फिर यहाँ पे pH ज्यादा हो जाएगा। This difference in concentration of the proton creates a proton motive force, right? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर ये कैरियर था, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स जनरेट हुई थी। यहाँ पर प्रोटॉन के कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से विच इज बीइंग जनरेटेड बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक पीएच का ग्रेडियंट डेवलप होता है विच जनरेट्स ए प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड के अंदर वी हैव वन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एटीपी सिंथेज। और ये एटीपी सिंथेज क्या करता है, इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से इट इज एबल टू ड्राइव द प्रोटॉन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दिस driving of the protons across the plasma membrane generates ATP molecule from the combination of an inorganic phosphate and a ATP molecule. Okay, सो हमारे पास यहाँ पे हमने कंपेयर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड देन हाउ इट जनरेट्स अ पीएच ग्रेडियंट, एंड दिस पीएच ग्रेडियंट इज एबल टू प्रोड्यूस ए एटीपी मॉलिक्यूल थ्रू द एक्टिविटी ऑफ अ एटीपी सिंथेज। ये जो आपको यहाँ पर पूरा पार्ट दिखाया जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर सिर्फ जो इतना पार्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। Yes, but please mute yourself.
नेक्स्ट मैम ये एक्सप्लेन वापस कर दें, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। बेटे क्या चीज आपको समझ नहीं आया, प्लीज मुझे ये बताइए, समझ क्या नहीं आया इसके अंदर आपको? यू सी यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस वजह से हो रही है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू टर्मिनल्स। ओके, जिसकी वजह से हमारे पास इस डिफरेंस की वजह से फोर्स जनरेट हो रही है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द सर्किट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स हैं। जो भी फूड पार्टिकल हम लोगों ने, जो भी फूड मटेरियल हम लोगों ने खाया दैट वाज हाईली रिड्यूस्ड, उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, हमने उसको ऑक्सीडाइज किया, उससे हमने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की नीड है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स मोर एन एलिमेंट जो कि ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ठीक है, और वो दैट इज एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है। इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी आर एबल टू सी फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। जब प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं तो रिजल्ट में क्या होता है, हमारे पास इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक pH ग्रेडियंट जनरेट होता है। दैट pH ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन की मूवमेंट के लिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है, इस फोर्स को हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है एटीपी सिंथेज की एक्टिविटी के लिए, और ये एटीपी सिंथेज क्या करता है, एडीपी को जनरेट करता है फ्रॉम एटीपी अंडर द एक्शन ऑफ दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स। समझ आया? जी मैम ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी कुछ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन Excuse me, ma'am. रिडक्शन। जी बेटे बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम। मैम हमने बायोएनर्जेटिक्स पार्ट 1 पढ़ा था, उसके बाद आप पार्ट 3 पढ़ा रही हैं, तो मैम बीच में से पार्ट 2 स्किप हो गया या फिर ये सीक्वेंस से चल रहा है? अच्छा, मे बी हमने बायोएनर्जेटिक्स का पार्ट 2 स्किप कर दिया है, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के ना करवा दूंगी, बट दे आर रिलेटेड, ठीक है। अगर हम पार्ट 2 या पार्ट 1 को पहले कर लें तो डजंट मैटर, ओके, दे आर ऑल रिलेटेड। आप लोगों ने पार्ट 1 तो किया था ना, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताया था। यस मैम। बताया था ना, तो दे आर ऑल रिलेटेड। लेकिन बेटे मुझे क्लास के स्टार्ट में रिमाइंड करवाना था ना आपने, इन द मिडल ऑफ द क्लास यू जस्ट रियलाइज्ड कि हम लोगों ने पार्ट 2 नहीं किया। एनीवे पार्ट 3 भी, पार्ट 2 भी हम कर लेंगे, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड, ओके। तो फिर ये है कि मैं इसके अंदर जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसके ऊपर जंप नहीं करूंगी। हम अभी इन तमाम मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे, हम इन जनरल पढ़ेंगे, और फिर हम जो इसका ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट है उसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे पार्ट 2 के होने के बाद। इसी वजह से मैं चाह रही हूँ कि आप लोग प्लीज अपने ग्रुप के ऊपर एक्टिव हो जाएं, ताकि हम लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है ये खत्म हो जाए। एनीवे इस स्लाइड के अंदर यू कैन सी वी हैव vanadium molecule, have F18 molecule, FMN molecule, ठीक है, और इनके साथ मैंने कुछ साइंस बनाए, ठीक है, यू सी, ठीक है, ये कुछ साइन बनाए हैं, ये सिर्फ आपको कुछ रिमाइंड कराने के लिए है। आप लोगों को इनका स्ट्रक्चर याद नहीं करना बेटे, आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं और इनकी एक्टिविटी क्या है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी फूड मॉलिक्यूल हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव ओके लेट मी जस्ट मेक अ बर्गर, ठीक है, समझ लीजिए दिस इज अ बर्गर, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि जितने भी फूड मॉलिक्यूल हैं दे आर हाईली रिड्यूस्ड, व्हिच मींस दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव प्रोटॉन्स, ठीक है। अब ये इनकी क्या होगी, इनकी होगी जी ऑक्सीडेशन। इनकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो रिजल्ट के अंदर वी विल हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड वी विल हैव प्रोटॉन्स, ओके। प्रोटॉन्स जो है वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, दे कैन रिड्यूस मेनी थिंग्स, ये रिड्यूस कर देंगे बहुत से एलिमेंट्स को, ठीक है। बट दीज प्रोटॉन्स कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, इंडिपेंडेंट प्रोटॉन की फॉर्म के अंदर पीएच ग्रेडियंट को भी ये चेंज कर सकते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स ये इंडिपेंडेंटली हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर घूम फिर नहीं सकते। दैट्स वाई इन प्रोटॉन्स को एक कैरियर चाहिए जो कि इनको कैरी करके लेके जाए एक ऐसे मॉलिक्यूल के पास जिसके साथ वो कंबाइन कर सकें। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके एंड के ऊपर वी हैव ए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनको कैरी करता है या इनको फाइनली एक्सेप्ट करता है। और हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्शन होती है
इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेप्ट किया जाता है इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इन तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कुछ कैरियर्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन के जो कैरियर्स होते हैं दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम पढ़ेंगे। ये आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स के साथ हमारे पास एसोसिएटेड होते हैं कोफैक्टर्स या कोएंजाइम या फिर एंजाइम के प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, एक हमारे पास एंजाइम है जिसको मैंने एंजाइम के लिए मैंने ई लिख दिया, इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एसोसिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कोएंजाइम्स। हम एंजाइम्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज इन डिटेल। ठीक है, कोएंजाइम्स हैं या इनके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं जिनको मैं PRO लिख देती हूँ यहाँ पर, या फिर इनके साथ कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स। ठीक है, ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर एक एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, इनको चलने के लिए किसी एक एंजाइम की जरूरत होती है। एंजाइम कैन हैव ए कोफैक्टर विद इट। कोफैक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ कंबाइन करने के बाद हमारा एंजाइम एक्टिव हो जाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास क्योंकि एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, कोई इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट अगर एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। और कोई ऐसा पार्ट हमारे एंजाइम का जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा, दैट इज कॉल्ड अ कोएंजाइम। एंजाइम का वो हिस्सा जिसके बगैर वो काम नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि वो एंजाइम के साथ रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने का काम करेगा। This NAD molecule, this is a coenzyme. This can also be a cofactor. Then these have FAD molecule and FMN molecule. NAD molecule होता है, क्या होता है इसकी आपको फॉर्म पता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये ज्यादातर हमारे पास डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर जो डीहाइड्रोजनेजेस होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड होता है, उनका कोफैक्टर या उनका कोएंजाइम होता है। This is responsible for carrying these electrons and protons. समझ रहे हैं? NADH molecule, NAD molecule, you see यहाँ पर, this is NAD molecule which has a positive charge on it. It is able to accept one proton and two electrons. वो तमाम electrons या protons जो कि हमने किसी भी food material को break down करने से, उनकी catabolism करने से गेन किए हैं, उन प्रोटॉन को कैरी करने के लिए these NAD molecules are cofactors or coenzymes of dehydrogenase enzymes. डिहाइड्रोजनेशन करने वाले एंजाइम्स का ये पार्ट होते हैं, and they carry these electrons and protons. We have similar molecule flavin adenine dinucleotide, flavin mononucleotide जो कि यहाँ पर FAD और FMN molecule के नाम से दिखाए गए हैं। These are prosthetic groups जो कि एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, and these parts are also able to accept these electrons and protons. Okay, so इनका रोल क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर we have निकोटिनामाइड या फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फिर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. These molecules are able to carry the electrons and protons, the electrons and protons that we have gained from all the food material which is present in a highly reduced form या जो rich होते हैं electrons और protons के अंदर. These are associated with dehydrogenase enzymes and these are associated with electron carriers in the electron transport chain. Okay. Then यहाँ पर अपनी क्लास टोन से बेटे, क्योंकि हमने बायोएनर्जेटिक्स का पार्ट 2 नहीं किया, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जर्नल सा ओवरव्यू दे दूंगी बायोएनर्जेटिक्स के अंदर। जो मतलब जो पार्ट 3 है वो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यू सी वी हैव। मैम ये प्लीज 68 से बोले अपना माइक ऑफ कर दे, बहुत शोर आ रहा है। बेटे मैं ऐसे करती हूँ कि मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आती कि उनको। ओके, आई हैव म्यूटेड एवरीवन, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्शंस देने के बावजूद बेटा आई डोंट नो व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड कि अगर क्लास के दौरान शोर होगा तो बाकी सब बच्चे कैसे सुनेंगे। एनीवे वी सी हियर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
ये पूरी ओवरऑल समरी है जिसके जो कि हमने आगे जाके पढ़नी है, और इन साइकिल्स को हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 बायोकेमिस्ट्री दोनों के अंदर। और इनसे रिलेटेड हम एटीपी मॉलिक्यूल कहाँ पे जनरेट होता है, एनएडी मॉलिक्यूल कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, किस एंजाइम के साथ रिलेट हो रहा है, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। यू सी वी हैव ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसकी जो हमारे पास मेन सोर्स है, ये क्या है हमारी बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम फूड लेते हैं, ठीक है। ये कार्ब्स है हमारी बॉडी का हिस्सा जो कि मेन ग्लूकोज की एनर्जी सोर्स है। इसके अलावा हमारे प्रोसेस, हमारी जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हैं जिनके थ्रू ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होता है, इसके अंदर वी हैव ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब न्यू ग्लूकोज की सिंथेसिस। न्यू ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए हमारे पास जो मेन सोर्स है दैट कैन आल्सो बी ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन ये हमें फैट से भी इसके कंपोनेंट मिल सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोटीन से भी और बाकी तमाम कंपोनेंट से भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं जो कि नया ग्लूकोज बना सकता है। इसके अलावा यू ऑल नो कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाईली रिड्यूस्ड होता है, it has protons and it also has electrons which need to be transported from this glucose molecule to this oxygen. This is the final acceptor. इस ऑक्सीजन के पास आना है। इस ऑक्सीजन पर आने के लिए इसको मुख्तलिफ साइकिल्स में से गुजरना पड़ता है, और these cycles are actually able to generate not only ATP molecule but also NADH and FADH molecules. ये NADH और FADH मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन दिस डायरेक्शन। यू सी यहाँ पर मैंने बताया है कि जो ग्लूकोज है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इट्स गोइंग टू ब्रेक डाउन, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस पायरुवेट। ये पायरुवेट हमारे पास, इसके पास मुख्तलिफ रूट्स होते हैं, ये मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। दिस कैन मूव इनटू the synthesis of new glucose by the process of gluconeogenesis. This pyruvate can also be involved in the process of ग्लाइकोलिसिस, ये दोबारा ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी जा सकता है। ये फैटी एसिड की सिंथेसिस के अंदर भी जा सकता है। इसके अलावा दिस कैन आल्सो मूव टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शंस। In the presence of oxygen or in the absence of oxygen, this pyruvate will have different fates. In the presence of oxygen, जो favorable fate है हमारे इस pyruvate का, that is it goes into the mitochondria. Mitochondria के अंदर ये जाता है और वहाँ पे it gets converted into acetyl coenzyme A. आगे जाके आप मुख्तलिफ रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर you're going to see कि एसिटाइल कोएंजाइम में सिर्फ क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल के अंदर नहीं जाता, बल्कि दिस इज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल पाथवेज। तो ये हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जनरेट होता है पायरुवेट से बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल पाथवेज एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ मल्टीपल रिएक्शंस इनसाइड आवर बॉडी। ये एसिटाइल कोएंजाइम A जाता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड इट एंटर्स into the TCA cycle या फिर Krebs cycle, and that Krebs cycle not only generates ATP molecule but also it produces reduced forms of NAD and FAD molecule. In fact हमारे पास जो NAD molecule है इनकी concentration ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा generate होते हैं as compared to FAD molecule. We have more NADH molecules generated. These NAD molecule and FAD molecule then enters into the electron transport chain, and these are responsible for generating this difference in the electrons, and as a result of this proton gradient generate होता है, ATP synthase अपनी activity show करता है pH gradient के difference की वजह से, and then we are able to produce ATP molecule. So all these reactions, इन तमाम का main मकसद क्या होता है? Transport of electrons and transport of proton from the glucose या food molecule to this oxygen, which is the final acceptor of electrons. राइट ओके, तो ये हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स का पार्ट 3 था। इसके आगे अगर हम जाएं तो वी हैव ओके, इसके अगर हम आगे जाएं तो वी हैव ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने से पहले I would like to explain bioenergetics part 2. So next class के अंदर we are going to do bioenergetics part 2, और वो complete करने के बाद we are going to move on to glycolysis. मैं ये चाहूंगी कि आप लोग बायोएनर्जेटिक्स का पार्ट 2 भी देख के आइए, और साथ में आप इस ग्लाइकोलिसिस वाली स्लाइड को भी एक नज़र मार के आइए। यहाँ पर आपने सिर्फ ये देखना है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ इट इज गेटिंग फॉस्फोराइलेटेड,
देन आइसोमराइजेशन के थ्रू वी आर एबल टू प्रोड्यूस एक एल्टो शुगर से कीटो शुगर कैसे प्रोड्यूस हो रही है, और ये कीटो शुगर आगे जाकर किस तरह ब्रेक होती है इनटू 2 शुगर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर 3 कार्बन लॉन्ग, एंड देन बाय द एक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रोजिनेजेस हमारे पास जहां पर भी होंगे वी विल हैव ए NAD मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद इट, एंड दिस डिहाइड्रोजिनेजेस प्रोड्यूस, यहाँ पर इसने पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को लेना शुरू कर दिया, एंड देन वी आर एबल टू थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन वी आर एबल टू प्रोड्यूस पायरुवेट मॉलिक्यूल, और ये पायरुवेट मॉलिक्यूल किस तरह आगे जाके प्रोड्यूस करता है ATP मॉलिक्यूल and NAD molecule when it enters inside the mitochondria to produce acetyl coenzyme A. Okay, so this is all for today's class.